नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपके परिवार स्टडी टूल्स में। तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को इतना प्यार और सहयोग दिया अपना। और उसी के साथ जैसा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज का जो ये लेक्चर है ये अंतिम लेक्चर होगा प्रकाश के परावर्तन में, जिसमें हम उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है, जहाँ पर सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना देरी करे अब शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण बनता कैसे है ना, क्योंकि उसमें और इसमें शुरू में आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रह गया था। तो जैसा मैंने आपसे क्या कहा कि ये दोनों जो दर्पण होता है ये एक गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है जिसका सेंटर बीच में रहता है। अब इसमें अवतल और उत्तल में होता क्या है, अगर इसको हम ऐसे यहाँ पे खाली बीच से काट दें तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो इसका परावर्तक सतह होता है, ये वाला पार्ट परावर्तक सतह, परावर्तक तल भी कह सकते हैं, ये केंद्र की तरफ होता है जिसको हम वक्रता केंद्र सी कहते हैं। वक्रता केंद्र। और वहीं अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका जो परावर्तक सतह होता है ये केंद्र की दूसरी तरफ रहता है, मतलब कि इसका पेंट किया हुआ भाग जो रहता है वो वक्रता केंद्र के साइड ही होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में तो पढ़ चुके हैं, तो आज हमको जो बात करना है वो अवतल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमको बात करना है वो उत्तल के बारे में करना है, जिसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे उत्तल दर्पण में कुल 6 केस बनते थे, लेकिन अवतल दर्पण में केवल 2 ही केस बनता है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब कि वस्तु जब बहुत कहीं दूर रखी हुई हो, और दूसरा जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, तो हम दोनों देखते हैं। पहला क्या दिया गया है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका जो वक्रता केंद्र रहता है वो परावर्तक सतह के पीछे रहता है, मतलब यहाँ कहीं ऐसे रहेगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट होता है ये दर्पण का ध्रुव होता है, और दर्पण के ध्रुव और इसके बीच की दूरी को हम जानते हैं ये होती है वक्रता त्रिज्या, तो इन दोनों के बीच में फोकस भी इसी साइड होगा। अब वस्तु कहाँ रखाएगा, तो ये बात अब हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या समतल दर्पण हो, वस्तु हमेशा हमारे बाएं साइड रखाएगी। जैसे हम दर्पण साइड खड़े हैं तो हमेशा बाएं साइड, मतलब कि वस्तु इधर रखाएगा, और इसका परावर्तक सतह भी इस साइड है। तो अब इससे भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पीछे रखेंगे तो वस्तु बनेगा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पहला कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पे हो, तो मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष यहाँ तक है और अनंत यहाँ तक, इसको मैं डैश करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर कहीं हमारी वस्तु रखी हुई है। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो इस कंडीशन में जो नियम रहता है वही रहेगा कि जो किरणें चलती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर ही चलेंगी। तो जो किरण रहेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये हम उत्तल दर्पण के केस में पढ़ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो किरणें रहेंगी इसको ये फैला देता है। ठीक है, क्योंकि इधर हमने वस्तु को कुछ ज़्यादा इधर कर दिया है, तो फोकस को हम अभी बना लेते हैं आगे। तो होगा क्या कि इसमें जो किरणें रहेंगी वो उसको फैला देगा, तो इससे आके इस साइड निकल जाएंगी। ठीक है, पहली किरण तो ये होगी। अब दूसरी किरण क्या होगी कि जो दूसरी किरण आती है वो मुख्य फोकस से हम गुजारते हैं, मतलब कि यहाँ से। तो दूसरी किरण को जब हम मुख्य फोकस से गुजारेंगे, लेकिन इस केस में हो क्या रहा है कि वस्तु अनंत में है, तो हम मान लेते हैं कि जो दूसरी किरण रहेगी वो भी जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जा रही है। तो इस तरीके से ये आगे जाती जाएगी तो कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसको हम आगे अगर पीछे ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये इसको हम मान सकते हैं कि ये दोनों किरणें फोकस से निकलती हुई आ रही हैं। जैसा कि
आप देख रहे हैं। और हम जानते हैं कि जहाँ दोनों किरणें जहाँ काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उस हिसाब से जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर, फोकस बन रहा है। बहुत छोटा, वस्तु अनंत पर बहुत बड़ी रखी हुई है, यहाँ बहुत छोटा सा लगभग बिंदु आकार का बन रहा है। सीधा बन रहा है क्योंकि जैसे वस्तु है वैसे ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा बन रहा है। और दर्पण के परावर्तक तल के पीछे के साइड बन रहा है, तो इसलिए ये आभासी बन रहा है। ठीक है, ये इसका केस हो गया। तो ये तो हो गया पहला केस। और अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा केस। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा केस जब अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। तो दूसरे केस पे हम आते हैं जिसमें कि दिया गया है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मतलब कि साफ कर देता हूँ, और फिर से इसमें हम इसको बनाते हैं। तो इस केस में ये हो गया हमारा जो है उत्तल दर्पण, ये इसका पेंट किया हुआ भाग रफली बना रहे हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष, कहीं पर यहाँ जो है फोकस होगा और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। और ये हो गया दर्पण का ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ इस तरफ है। तो कह रहा है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत, मतलब इससे कहीं पर भी रख दें। तो हम मान लेते हैं कि इस केस में वस्तु जो रखी हुई है यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों के बीच क्या करा है? वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। तो जो किरणों का चलने का जो नियम है वो सब में अलग अलग तो होगा नहीं, एक ही रहेगा। तो पहली किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और ये उत्तल दर्पण है तो परावर्तन पश्चात ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब कि फैल जाएगी। फिर अब दूसरी किरण कैसे लेके जाएं भाई? क्योंकि उधर तो फोकस रहता है तो हम फोकस से डायरेक्ट गुजार देते हैं, लेकिन यहाँ फोकस तो है नहीं, यहाँ ध्रुव है। तो हम क्या करेंगे? दूसरी किरण को हम ध्रुव से लेकर ही जाएंगे, ध्रुव से लेकर जाएंगे। और प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जितना कोण से ये अभिलंब ये हो गया से आ रहा है, उतने ही कोण से ये इधर निकल जाएगी। तो इस तरीके से दोनों किरणें तो कहीं नहीं मिल रही हैं, मतलब कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसको हम पीछे अगर एक्सटेंड करें, ऐसे बढ़ाएं, तो बढ़ाने पर हम देख रहे हैं कि ये इस जगह पर काट रही हैं, तो इसी जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा B' A'। तो इसकी प्रकृति की बात करें तो कहाँ बन रहा है? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है, P तथा F के बीच बन रहा है। वस्तु हमारी इतनी बड़ी थी लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा ही बन रहा है, मतलब कि छोटा बन रहा है। तीसरा कंडीशन, ये भी सीधा था, ये भी सीधा है, मतलब सीधा बन रहा है, लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये आभासी बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों केस इसका कंप्लीट हो गया। अब आप ये बताइए कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो आपने अगर 4 व्हीलर में बैठे होंगे और अगर चलाए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा ड्राइवर के सामने जो शीशे के ऊपर लगा होता है रियर व्यू, उसमें गाड़ियाँ बहुत पीछे रहती हैं लेकिन उसमें छोटा करके दिखाता है। तो उसमें ही जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के सभी केसों का अध्ययन कर लिया है। अब हम इनका यूज कहाँ पर किया जाता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो पेपर में पूछा जाता है। तो हम इसका हेडिंग डाल लीजिए, प्रयोग किसमें? अवतल में और उत्तल में। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब ज़्यादा अधिकतर यूज, जैसा कि हमने देखा कि इसका 6 केस बन रहा था अवतल का, तो जो ज़्यादा यूज होगा वो अवतल दर्पण का ही होगा। उत्तल दर्पण का खाली 2 ही केस बन रहा है तो उसका यूज कम होगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक भी बनाया हुआ है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। तो देखिए, ट्रिक को समझने के लिए पहले थोड़ा देखते हैं कि मान लीजिए जैसे आप हैं और आपका फ्रेंड है, दोनों एक साथ जो है तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए 12th पास किए, फिर डिप्लोमा कर लिए या फिर ग्रेजुएशन कर लिए, दोनों लोग तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर को पता नहीं क्या मंजूर था कि आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं किसी कारणवश, और आपका जो दोस्त है वो कहीं जो है किसी पद पे चयन हो गया, मतलब कि उसकी जॉब लग गई।
तो आप भविष्य में जब कभी मिलेंगे तो आपके साथ के जो लोग रहेंगे, आपका परिवार रहेगा, तो आप क्या कहेंगे कि कभी हम साथ साथ तैयारी करते थे। बस इसी पॉइंट से आपका अवतल दर्पण का प्रयोग का ट्रिक बन जाएगा। क्या होगा देखते हैं कि हम साथ साथ तैयारी करते थे। तो अगर देखें तो हम का यच, साथ का यस, फिर इस साथ का यस, तैयारी का टी, और करते थे की बात करें तो भाई अब वो पास्ट हो गया, वो तो अपना सेलेक्ट हो गया, बातें तो रह गई तो उसको छोड़ दिया। तो यच से क्या हो जाएगा, जो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख लीजिए हेडलाइट में। दूसरा साथ से बात करें, हम दोस्त, ठीक है, हम दो किसके साथ तैयारी करते थे, हम दोस्त थे ना, हम दोस्त, तो दोस्त का हो जाएगा डी, हम दोस्त साथ साथ तैयारी करते थे। तो डी से हो जाएगा डेंटिस्ट, मतलब वो दांतों को बड़ा करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा डेंटिस्ट। तीसरा यस से हो जाएगा साथ का सेविंग मिरर, जैसा कि मैंने आपको इसका जब इमेज बनाया था तभी बता दिया था, सेविंग मिरर। चौथा साथ से हो जाएगा सोलर ओवन या सोलर कुकर भी आप कह सकते हैं। और पांचवा टी से हो जाएगा टॉर्च। तो इतने जगह जो है इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। तो हमने क्या बताया कहानी छोटी सी बना के कि हम दोस्त कभी, अरे वो हो गया सेलेक्ट, हम दोस्त कभी साथ साथ तैयारी करते थे। तो उससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि हम दोस्त साथ साथ तैयारी करते थे, HDSST। तो इससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगर हम बात करें उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग खाली वही कार में ही परीक्षा के प्रयोग दृष्टि से पूछता है। तो इसका आप लिख लीजिए रियल व्यू मिरर, रियल व्यू मिरर। तो इस तरीके से हमने अवतल दर्पण का प्रयोग देख लिया और उत्तल दर्पण का ही प्रयोग देख लिया। अब उसके बाद इससे कुछ न्यूमेरिकल ही बनते हैं कि वस्तु कहाँ रखाएगी, वस्तु की फोकस दूरी इतनी दी हो, प्रतिबिंब इतना बड़ा छोटा बन रहा हो। तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है जो कि दोनों दर्पणों के लिए है, दोनों दर्पण के लिए। वो क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। इसी फॉर्मूले से जो है दर्पण के सवाल लगते हैं, जहाँ एफ से आप परिचित हैं कि ये क्या होता है, ये है फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी। v जो है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी। और u जो है ये वस्तु की दूरी, मतलब कि वस्तु हमने कहाँ अनंत पे रखा, वक्रता केंद्र से दूर रखा, तो उसकी ध्रुव से कितनी दूरी है, वस्तु की ध्रुव से दूरी, और प्रतिबिंब की भी ध्रुव से। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दूं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपने विचार हमको साझा कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारा दर्पण का परावर्तन जो है कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूं कि बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने बहुमूल्य सुझाव अगर अभी तक आपने नहीं बताया है वीडियो के तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम इस वीडियो लेक्चर से आपसे विदा लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।